दोस्तों आज हमने 45 क्वेश्चन का सेट लिया है, जिसमें से सभी क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी किस लेवल पर है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र भारत में सबसे अधिक लंबा है। ऑप्शन 1 है कृष्णा, ऑप्शन 2 है गंगा, ऑप्शन 3 है कावेरी, ऑप्शन 4 है गोदावरी। तो इसका ऑप्शन बी होगा गंगा, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है नदी बेसिन के तहत। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है। देखिए, हिमालय तंत्र में कौन सी नदी नहीं सम्मिलित है उसको आपको देखना है। तो पहला ऑप्शन गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा सिंधु और चौथा महानदी। तो ये तीनों नदियाँ ये तो हिमालयी क्षेत्र की हैं, अर्थात आपकी महानदी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है। ए ऑप्शन यमुना, बी बेतवा, सी चंबल, डी गंगा। तो इनमें से कौन सी नदी की सहायक नदी सोन है ये देखना है। तो देखिए, इसमें आपका गंगा होगा, जो सोन नदी लगभग पटना के आसपास गंगा में मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनमुख नहीं बनाती है, अर्थात एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। तो देख लेते हैं, इसमें पहला ऑप्शन नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तीसरा मंडवी और चौथा महानदी। तो एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं ये जानना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। अर्थात इसमें आपका हो जाएगा डी महानदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये देखना है भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है। आपको नदियों के बारे में अच्छा ज्ञान होगा तभी आप इस क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे, अन्यथा निश्चित रूप से आप इसे परीक्षा में छोड़ेंगे या फिर गलत करेंगे। तो पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है नर्मदा और चौथा है कावेरी। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा, आपको नर्मदा टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। हाँ, तो ए ऑप्शन प्रायद्वीप, अंतरीप, भूसंधि, स्थल डमरू मध्य और जल डमरू मध्य। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें ऑप्शन आपका सही होगा सी वाला, अर्थात भूसंधि यानी कि स्थल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, ताप्ती, सतलुज, कृष्णा, रावी, यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉल यानी कि रावी नदी पर आपका थीन बांध परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस दर्रे को भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा डीप लिया गया है, हालांकि आपको यदि सीमाओं का ज्ञान है तो आप इस क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे, अन्यथा निश्चित रूप से आप गलत करेंगे। ए ऑप्शन है नाथुला, बी जलेपला, सी बोमडिला, डी दिभू। आप ये सोच सकते हैं कि ये सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं, अर्थात आपका जो म्यांमार से और भारत से सीमा साझा करता है वो भारत का दिफू दर्रा होगा, अर्थात डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। आप ये देखिए, संधियों से आ गया आपका क्वेश्चन। तो इसमें ए बाब अल मंदेब, हारमुज, बास्फोरस, मलक्का, अर्थात इसका ऑप्शन होगा ए बाब अल मंदेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस महाद्वीप का नाम बताइए जहां टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। आप कौन सा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन टिक करेंगे वो आप देखिए।
ऑप्शन ए यूरोप, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका होगा यूरोप। यूरोप आप कर लीजिएगा। आप चेक करते रहिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, और कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हमने वास्तव में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सही किए। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पंजाब में जालंधर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन हीरा, अगला बी अग्निकार्य के लिए, अगला ऑप्शन पेट्रोकेमिकल, अगला ऑप्शन खेल उपकरण। तो यहाँ पे देखेंगे जालंधर खेल उपकरण के लिए प्रसिद्ध है, डी फॉर डॉल अर्थात खेल उपकरण। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को सभी करते हैं, तो आप इसमें कोई संदेह ही नहीं, आप इसको भी कर लेंगे। बहुत ही सरल, ये लगभग चिरपरिचित अंदाज वाला क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला संघराज क्षेत्र कौन सा है? हाँ, तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। आपका चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन एवं दीव, दिल्ली। तो इसमें डी फॉर डॉल दिल्ली होगा भारत में सबसे अधिक आबादी वाला संघराज क्षेत्र। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? हाँ, तो इसमें अगर आपको ग्रहों का क्रम पता है तो आप इस क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे, अन्यथा आप गलत कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर यानी कि पृथ्वी है, और यानी कि क्रम, सूरज से क्रम देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये होगा आपका बुध हो गया जैसे, और शुक्र हुआ, ये पृथ्वी, और ये मंगल हुआ, यानी कि मंगल और शुक्र के बीच में होगा। यानी कि ऑप्शन चेक करते हैं, बुध और शुक्र ये नहीं होगा, मंगल और बृहस्पति ये भी नहीं होगा, शुक्र और शनि ये भी नहीं होगा, अर्थात सी पर कैच यानी कि पकड़ लिया गया मंगल और शुक्र को। ये मंगल और शुक्र हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? यानी कि आप जानते होंगे, लगभग सभी को ये क्वेश्चन पता होता है, लेकिन कुछ एक लोगों को नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 पर है चावल, बी पर है गेहूँ, सी पर है ज्वार, और डी पर है मक्का। तो यहाँ पे हो जाएगा चावल। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। निश्चित रूप से अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन देखते हैं एक्सरे, बी देखते हैं दृश्य प्रकाश, सी देखते हैं सूक्ष्म तरंग, और डी ध्वनि तरंगे। तो इसमें आपका होगा बी फॉर बॉल यानी कि दृश्य तरंगे। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, बाकी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसलिए आपको दृश्य प्रकाश करना होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि जिसने पढ़ा होगा निश्चित रूप से उसके लिए आसान है। कॉस्मिक किरण, इलेक्ट्रॉन, पराध्वनिक तरंग, प्रकाश यानी कि बी फॉर बॉल यानी कि प्रकाश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 18 नंबर की ओर। निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? हाँ, आपको अगर ध्वनि के बारे में पता है, पढ़े हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे, अन्यथा नहीं। ए 10 dB, अगला बी 20 dB, सी 60 dB, और डी 100 dB। यानी कि ध्वनि की गति आप dB में मापते हैं, डेसिबल। तो इसमें आपका होगा बी फॉर बॉल यानी कि 20 dB। पत्तों की सरसराहट जो पेड़ों की होती है वो 20 dB की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इस पर आप संदेह ना करें। ए निर्वात में, बी जल में, वायु में, इस्पात में। अर्थात ये तो साफ पता होता है कि ठोसों में सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है, अर्थात इस्पात में सबसे अधिक होगा। निर्वात में तो आप जानते हैं 0 होता है, जलवायु का आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन बी 20वां, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है, यानी कि सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से किसके माध्यम से? डॉपलर प्रभाव, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा।
अर्थात आपका ए ऑप्शन हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हाँ, ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे हीलियम होगा, नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा, यानी कि हाइड्रोजन आपका सही होगा, बेरिलियम भी नहीं होगा। हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, आप इसे देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है देखते हैं उसको। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें देखते हैं कुछ अनुमान लगा के क्या होता है इसका। समस्थानिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनका द्रव्यमान समान होता है संभारिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते। अच्छा, हाँ, अर्थात इस क्वेश्चन में समस्थानिकों के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत ऑप्शन है समस्थानिकों के बारे में। तो आप अगर साइंस में थोड़ा पढ़े हैं तो आप बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। समस्थानिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, यही आपका गलत होगा, बाकी आपके सही होते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनका द्रव्यमान समान होता है संभारिक कहलाते हैं, ये आपको पता है। समस्थानिकों के नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी आपको पता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? देखिए ऑप्शन, बढ़िया क्वेश्चन है। ए फास्फोरस, बी सोडियम, डी ब्रोमीन, सी आयोडीन। तो आप देखेंगे इसमें हो जाएगा आपका फास्फोरस। फास्फोरस को अगर आप खुले में छोड़ देते हैं तुरंत आग पकड़ लेती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पालिश किया जाता है। पालिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होगा? ऑप्शन ए अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कुछ कहा नहीं जाता है, अर्थात कम हो जाता है। गाँव में आपने देखा होगा जो साफ करने के लिए आते हैं, अर्थात सोना वो चुरा ले जाते हैं, अर्थात कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? देखिए गोल्ड और मरकरी। अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा? न्यूनतम ध्यान देना। सोडियम और आयरन, पोटेशियम और हाइड्रोजन, पोटेशियम और गोल्ड। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे आपका ऑप्शन हो जाएगा गोल्ड और मरकरी, सोडियम और आयरन, पोटेशियम और हाइड्रोजन, ये तो नहीं होंगे, अर्थात आपका डी ऑप्शन होगा, डी फॉर डॉल, पोटेशियम और गोल्ड। निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है? आप देखिए ए ऑप्शन, नीला शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल। देखते हैं शैवालों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्वेश्चन ये भी अच्छा है। इसमें अगर आपका पकड़ अच्छा है तभी आप इस क्वेश्चन को भी पकड़ पाएंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है, देखना है। तो हरा शैवाल होता है, लाल शैवाल होता है, भूरा भी होता है, अर्थात आपका ए वाला ऑप्शन ये नहीं होगा, नीला शैवाल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हुआ, जैविक अन्योन क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? अच्छा, तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, नंबर 1 का क्वेश्चन। देखिए परजीविता ऑप्शन बी हो गया, स्पर्धा, सहभोजिता, सहोपकारिता। तो इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक करते हैं। जैविक अन्योन्य क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? अच्छा, यानी कि हाँ, पकड़ में आ गया क्वेश्चन। परजीविता होगा, अर्थात परजीवी, यानी कि जैसे आप पेड़ों में देखते हैं, एक पेड़ पर दूसरा पेड़ उगाता है, या फिर जानवरों के ऊपर जो छोटे छोटे होते हैं जुए टाइप के, वो परजीवी ही कहलाते हैं, यानी कि दूसरे पर आश्रित होते हैं तो वो नुकसान ही करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, परजीविता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जीवों में से किसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है? अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। बढ़िया क्वेश्चन। तो देखेंगे ए अमीबा, बी प्लाज्मोडियम, यीस्ट, प्लेनेरिया। अच्छा, साइंस का है, बायो से है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है,
देखेंगे इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा अमीबा। अमीबा को आप काट दीजिए, दोबारा वो फिर से अपना अस्तित्व बना लेगा, अर्थात जितने भी आप खंड करेंगे उतने अमीबा पैदा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? अब यकृत के बारे में, ये भी साइंस से क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण यानी कि करता है, इसमें देखना नहीं है, यकृत का कार्य नहीं है देखना है। यूरिया का उत्पादन करता है आपका यकृत, यदि आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा, अन्यथा निश्चित रूप से ये क्वेश्चन गलत करेंगे आप। अगला सी ऑप्शन है, मृत एवं क्षय हो चुकी लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश, ये भी सही होगा, करता है। अगला ऑप्शन यही यानी कि डी आपका गलत हो जाएगा, खाद्य का और अजीर्ण आहार में से जल के आधिक्य का अवशोषण, यही गलत है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके सही हैं, यानी कि ये ऊपर वाले तीनों यकृत के कार्य हैं, यकृत इतने कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया है फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा, योनि और उपर्युक्त सभी। तो इसमें देखना है स्त्री के जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें तो सभी हैं, उपरोक्त सभी जनन अंग के भाग हैं, इसमें देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें दिख नहीं रहा है, ये बहुत ध्यान से देखने पर ये लिखा हुआ है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित था? यानी कि बंगाल देखते हैं, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको डीपली ज्ञान होगा तभी आप इस पर पकड़ बनाएंगे, अर्थात बिहार में है ओदंतपुरी। अगला क्वेश्चन, ये सल्तनत काल से संबंधित है, दीवाने आरिज विभाग संबंधित था, दीवाने आरिज विभाग संबंधित था। इसमें देखेंगे शाही पत्राचार से, विदेश मंत्रालय से, वित्त विभाग से, अगला सी रक्षा विभाग से। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें रक्षा विभाग हो जाएगा आपका। आप चेक करते रहिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ये तो नॉर्मल है, सबको पता होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, फिरोज शाह, आसफ खान, महमूद गवां। ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अगला क्वेश्चन, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब्दुल रज्जाक किस राजा के शासन काल में आया था? देवराय फर्स्ट, कृष्ण देवराय फर्स्ट, कृष्ण राय सेकंड, देवराय सेकंड। तो सी ऑप्शन हो जाएगा देवराय सेकंड। अगला क्वेश्चन, जसवंत और दशावंत प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि आप जानते होंगे। तो ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो आपका अकबर के चित्रकार थे जसवंत और दशावंत। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना के अंतर्गत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप अगर मौलिक अधिकारों के बारे में अच्छे से पढ़े हैं तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है संविधान के अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए, सी है संविधान के अनुच्छेद 21, डी है संविधान के अनुच्छेद 25। अर्थात आपका बी फॉर बॉल, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में ये कहा गया है कि आप अपने भवनों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हो। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का, ग्राम पंचायतों की गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक आपने अनुच्छेद 40 पढ़ा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन 243, बी 243 का, सी 243 का, डी 243 का। तो आपका ऑप्शन सी फॉर कैच, यानी कि 243 खा के द्वारा ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था की गई है।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, तो 38 नंबर क्वेश्चन पर, एक नया राज्य बनाने हेतु विधेयक पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए। हाँ देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आप इसमें आपको नॉलेज है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन में है साधारण, बी 2/3, सी 3/4, डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो आपका नए राज्य बनाने हेतु विधेयक पारित करने के लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, अर्थात ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये आपको पता होगा शायद। तो ये 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपका जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन 40, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए प्रत्यक्षतः अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, बी केवल मंत्रियों के माध्यम से, सी केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से, डी केवल मंत्रिमंडल के माध्यम से। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्षतः अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 41 नंबर का। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। बढ़िया क्वेश्चन। ए एन.आर. सरकार ने, बी कस्तूरी भाई लाल भाई ने, सी जयप्रकाश नारायण ने, डी श्री नारायण अग्रवाल ने। बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका डी फॉर डॉल श्री मन नारायण अग्रवाल ने। अगला 42वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ की गई। यह भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखते हैं 2014, ए बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो आपका ऑप्शन बी फॉर बॉल यानी कि 2015। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको देखना है भंडार के टिन भंडारण कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो आपका सी फॉर कैच यानी कि छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ए ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बी है नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और डी वाणिज्य मंत्रालय। तो आपका होगा आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग चालू करता है, बी फॉर बॉल। नीति आयोग के द्वारा चालू किया गया है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या देखते हैं, देखते क्या है। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए किस योजना को चलाया जा रहा है। ए जनधन योजना, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अगला जनसी बीमा योजना और डी स्टैंड अप इंडिया योजना। तो आपका डी फॉर डल यानी कि स्टैंड अप इंडिया योजना के द्वारा बेटी या भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए यह योजना चालू की गई है, स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना है। तो आप देख लीजिए आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं अपने मन से, और आप कमेंट बॉक्स पे भेज भी सकते हैं कि हमने इतने अटेम्प्ट किए। तो ये रहा आज का सेशन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।